डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ब्रेन बूस्टर। शारदा ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजय मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए ताकि आपको PDF क्विजेज और अगर आपको नोटिफिकेशन के थ्रू वीडियो नहीं मिल पा रही जो भी अपलोड हो रहे हैं तो वो सारी आपको मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे हम क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं, एक पहले थ्योरी सेशन हो रहा है, फिर प्रैक्टिस सेशन हो रहा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो उस क्रम में हमने क्या देख लिया अभी तक, मुख्य सेविका की भूमिका व जिम्मेदारियां देख लिया, जिसका थ्योरी सेशन भी हो गया है एंड देन क्या हो गया, प्रैक्टिस सेशन भी हो गया है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं विवाह को हमने देख लिया, विवाह की परिभाषाएं देख लिए, विवाह के उद्देश्य देख लिए, विवाह के प्रकार देख लिए, एक विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, द्विपत्नी विवाह, समूह विवाह, ये सारे हम क्या किए देख लें। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके पिछली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम आज क्या देखेंगे, अन्य प्रकार के विवाह जो डेफिनेशन के थ्रू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, तो आप पूरी क्लास देखें, बने रहें वीडियो के एंड तक, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एग्जाम में देखने को मिलेंगी आपको। आइए देखते हैं विदाउट एनी लेट लतीफ़ी। अन्य प्रकार के विवाह हैं तो नियोग या देवर विवाह, जिसे लेवीरेट विवाह कहते हैं। नियोग विवाह का वह रूप है जिसमें पति की मृत्यु के बाद महिला पति के छोटे भाई की पत्नी बन जाती है या बड़े भाई के जीवित रहते हुए भी छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार रखता है। यह रूप हरियाणा के अहीरो, जाटो, गुर्जर तथा उत्तर प्रदेश के अनेक जातियों में प्रचलित होता है। यहाँ आप सेंस को समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये हरियाणा, अहीरो, जाटो, गुर्जर तथा उत्तर प्रदेश के अनेक जातियों में प्रचलित होता है और वो क्या होता है, जो बड़े भाई की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करता है और छोटे भाई बड़े भाई के जीवित रहते हुए, ये सारी चीज़ें हरियाणा के अहीरो, जाटो, गुर्जरों में देखने को मिलती हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न जातियों प्रजातियों में देखने को मिलते हैं। लेकिन सही इसका क्या है, ये है कि अगर सपोज दैट किसी को 2 ही बच्चे हैं, एक बड़ा दूसरा छोटा, अगर पहले की शादी हुई है और वो एक्सीडेंटल किसी भी प्रकार से अप्राकृतिक रूप से उसकी मौत हो जाती है तो उस बहू से लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। तो उनका ये मतलब होता है कि वो जो आपके घर में बहू आई है आपका घर ना छोड़ के जाए। अगर आपका छोटा वाला बच्चा अविवाहित है तो उसके साथ उसका कुछ ऐसे रीति रिवाज से विवाह करा देते हैं कि वो वैवाहिक संबंध उसके दोनों के स्थापित हो जाते हैं, यौन संबंध भी स्थापित होता है, पूर्ण रूप से बहू हो जाती है, इसलिए उसको नहीं जाने देते हैं। इसको भी नियोग या देवर विवाह कहते हैं। ये जो उच्च प्रजातियों में उच्च जातियों में देखने को मिलती है, जो श्रेष्ठ कुल में ऐसा हो ही जाता है, कभी कभार आप देखने को पा सकते हैं। बहु विवाह या शाली विवाह, जिसे सोरोरेट कहते हैं। सोरो का मतलब होता है बहन, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। आप लोग इसे याद रखिए कि क्वेश्चन में पूछ सकता है किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। और लेवीरेट देवर विवाह, सोरोरेट बहु बहन या शाली विवाह, इसको आप लर्न करिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है। इस विवाह के एक व्यक्ति की कई सारी पत्नियां हो सकती हैं जो आपस में बहन होती है। सोरोरेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सोरोर से हुई है। इसमें कई बहनें बारी बारी से एक साथ ही एक व्यक्ति की पत्नियां बन सकती हैं। ये सामान्यतः गोंड, बैगा आदि भारतीय जनजातियों में पाई जाती हैं जो दुल्हन की उच्च कीमतें अदा करते हैं। अब हम बताएंगे इसके पीछे का राज क्या है। एक्चुअली है क्या कि जैसे अगर किसी दुल्हन की अप्राकृतिक रूप से मौत होती है तो क्या होता है, अगर उसके 1-2 बच्चे होते हैं तो कहते हैं कि अगर इसकी दूसरी बहू आएगी, मतलब जिसकी बीबी होती है उसकी अगर दूसरी बीबी आएगी तो इन बच्चों की देखरेख सही से नहीं करेगी, उसका पालन पोषण बहुत सही तरीके से नहीं होगा, उसके साथ सौतेला व्यवहार होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, उस बहन की जो उनकी पत्नी होती है जिसकी अप्राकृतिक रूप से मौत हो गई होती है उसकी बहन से शादी कर लेते हैं ताकि उसका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, सारी चीज़ें बहुत आसानी से ईजिली से मुहैया हो पाएँ और वो भावनात्मक रूप से जुड़े क्योंकि वो उसकी मासी होती है। तो रीज़न ये होता है, लेकिन चीज़ों को अलग अलग तरह से कहाँ कैसे क्रिएट करते हैं वो अलग बात है। जैसे यहाँ नागा में, गोंड में, बैगा, ये जो भारतीय जनजातियाँ हैं यहाँ कुछ अलग तरीके से कर लेते हैं। जैसे पत्नी की मृत्यु हो जाए तो इसकी भरपाई के लिए छोटी बहन पति को भेंट कर दी जाती है। हाँ, तो सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। हिंदुओं में बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को अपने गोत्र सप्रबर सपिंड में विवाह न करना। जनजातियों में एक ही टोटम को मानने वाले लोगों में भी परस्पर विवाह की मनाही है। जैसे इसमें भी एक रीज़न है कि आज के मतलब जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब 1947 के पहले, अब जब उधर देखेंगे 1857 के बाद के इधर की सीन क्या थी कि एक फैमिली में अगर अभी भी अपने परिवार की हिस्ट्री पूछिए तो उस फैमिली में क्या होता है
कि कोई एक सीनियर जो है ज़रूर अविवाहित होता था। ये देखने को ही मिलता है। कभी अपने घर में देख के पूछिए कि मॉम डैड जो भी हैं, आपकी चाची मामी, ये बताइए कोई ऐसा भी था जो विवाहित था, तो हाँ वो बताएंगे ज़रूर कि हाँ कोई ना कोई ऐसा विवाहित था। रीज़न ये था कि खाने पीने की चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं उत्पादित होती थी जितना आज लोग खा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, आयात निर्यात भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तब इतनी चीज़ें नहीं थी। लोगों को बहुत ज़मीनें थी, बहुत खेती बाड़ी थी, लेकिन खाने की प्रॉब्लम थी। वो खाने के लिए तरस रहे थे। वो अजीब अजीब चीज़ें खाते थे, जैसे गाँव में आपने महुआ देखा होगा, और चने जो आज देखने को नहीं मिलते हैं, मटर, ये सारी चीज़ें। जैसे हम रोटी दाल चावल सब्जी और फल भी इस समय खा रहे हैं, वैसी सारी चीज़ें नहीं थी। तो रीज़न यही था कि एक बहू ले एक कोई घर में महिला कैंडिडेट होती थी जिससे पूरा परिवार चलता था। तो हालांकि ये नहीं था कि यौन संबंध सब लोग स्थापित करें, पशुओं वाला व्यवहार नहीं था। जो ब्याह कहलाता था, चीज़ें उसी से होती थी। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि चीज़ें क्या थी। और रीज़न ये था कि इसमें जब जैसे अभी यौन इच्छा की बात करें तो उधर भी हार्मोन तो रिलीज होते ही थे। तो ऐसे में क्या होता था कि इस विवाह के लिए मनाही कर दी गई थी कि लोग यौन संबंध ना स्थापित करें, एक लिमिट में रहें, एक सीमा के अंदर रहें। तो ये सारी चीज़ें अंदर की बात तो ये है, मतलब रीज़न ये था। और लगाया कुछ और गया था कि इसमें ऐसे मनाही की गई थी। पिता की तरफ से आप पाँच पिंड देखेंगे, 5 सब पिंड देखते हैं, और माता की तरफ से आप 3 देखते हैं। और अब देखेंगे इसमें जनजातियों में टोटम को मानने वाले लोगों में परस्पर विवाह करने की मनाही है। खासी जनजाति में इस नियम को तोड़ना सर्वनाश के बराबर होता है। खासी जो जनजाति है, अगर इस नियम को उसमें तोड़ा जाता है तो कहते हैं सर्वनाश जो होता है कि लोग बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गए, उससे कहीं ज़्यादा ये बड़ा है, उसके बराबर ही माना जाता है। लुसाई तथा कुकी जनजाति में मुख्यतः टोटम बहिर्वाह पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्नाटक तथा मैसूर में बहन की लड़की के साथ विवाह शुभ माना जाता है। जैसे कर्नाटक और मैसूर के क्षेत्र में आप देखेंगे, ये आपका जब दक्षिण भारत में, तो क्या होगा कि यहाँ आपकी अगर आपकी बहन की लड़की के साथ विवाह है तो शुभ माना जाता है। और वहीं अब देखेंगे हमारे हिंदू समुदाय में क्या होता है, अगर बहन का छोटा लड़का है, अगर उसके मामा की मतलब कोई एक लड़की की शादी हो रही है और उसकी बहन का छोटा लड़का है, वो मतलब है लड़का, और उसको शादी में कहते नहीं कि सही, वो एक मतलब छोटा दूल्हे के साथ एक छोटा लड़का होता है, उसके साथ में उसको भी कपड़े वपड़े वगैरह बहुत अच्छे से पहना के ले जाते हैं। अगर वैसा कोई मिलता है, वैसे छोटे भाई का हक होता है, लेकिन अगर बहन का बेबी हो और वो बन जाता है शादी, वो बहुत शुभ माना जाता है। हिंदुओं को परंपरागत रूप से एक ही गोत्र सप्रव तथा सपिंड में विवाह करने की मनाही है। किंतु हिंदू अधिनियम 1955 के अंतर्गत सपिंड माता की ओर से 3, पिता की तरफ से 5, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, 20 विवाह निषेध दिया गया, अर्थात सपिंड को कानून में शामिल कर इन दोनों को बाहर कर दिया गया है। बहिर्विवाह के कारण वेस्टर्न मार्ग के अनुसार बहिर्विवाह का मुख्य उद्देश्य निकट के रिश्तेदारों के बीच यौन संबंध स्थापित होने से रोकना, क्योंकि आए दिन रिलेटिव जो है एक साथ रहते हैं, कहीं भी कोई भी प्रयोजन हुआ तो वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे में जो है रिश्तेदारों के बीच, भाई बहन के बीच, मासी बेटे के बीच, तो ये सारी चीज़ें अवैध तरीके से बताई गई हैं। अंतः विवाह, इस नियम के अनुसार एक व्यक्ति को अपने समूह के भीतर ही विवाह करने की अनुमति होती है। यहाँ समूह से तात्पर्य जाति, उपजाति, सांस्कृतिक समूह से। ये प्रथा हिंदू जाति तथा टोडा एवं भीलों में पाई जाती है। अंतर्विवाह किस में पाया जाता है, अगर आपसे कभी पूछे तो आप बताएंगे हिंदू जाति तथा टोडा एवं भीलों में पाई जाती है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक जाति के सदस्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जाति के अंतर्गत विवाह करें, लेकिन इसके साथ ही साथ उनसे बहिर्विवाह की भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निकट संबंधियों अर्थात अपने गोत्र सप्रवर एवं सपिंड के बीच विवाह न करें। अनुलोम विवाह, इस तरह के विवाह में लड़का अपने वर्ण जाति या अपने से निम्न वर्ण जाति की लड़की से विवाह करता है। तो इस प्रकार के विवाह में साधारणतः स्त्री की तुलना में पुरुष की जाति व वर्ण उच्च होते हैं। हिंदुओं में अनुलोम विवाह की अनुमति है और इसे सकारात्मक प्रतिबंध दिया जाता है। ये ऐसे भी, जैसे आप सिंपल सा देखिए, अगर कोई भी फैमिली अपनी लड़की की शादी कर रही है तो हमेशा वो स्टेटस देखेगी कि आपकी फैमिली से उसका स्टेटस उच्च ही हो। रेयर केस में ही ऐसा होता है, वो समझ लो एक अपवाद है। कोई ऐसी मजबूरी होती होगी जिस फैमिली के लोग अपने से नीचे खानदान में उसको दे देते हैं, वो प्रतिलोम होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने अपने गोत्र से, अपने जिस गोत्र से आप हैं और उस गोत्र से निम्न जाति में आपने अपनी लड़की को दिया है, आपने अपनी लड़की का विवाह किया है, तो बहुत अपराध माना जाता है, बहुत पाप माना जाता है। आपको हमेशा अपनी लड़की को उच्च गोत्र में ही देना होता है, जिसे अनुलोम विवाह कहा जाता है।
अब बात यह प्रतिलोम विवाह की। यहाँ जस्ट अपोजिट है कि अगर कोई भी लड़की अपने से निम्न वर्ग के लड़के में, निम्न गोत्र के परिवार में जाती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों ही विवाह को वैध माना गया है। कौन से विवाह में, आप इसको लर्न रखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1949 तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों ही विवाह को वैध माना गया है। आप दोनों भी कर सकते हैं। जनजाति विवाह, जनजातियों में विवाह सामान्यतः एक वैध अनुबंध है, ना कि धार्मिक संस्कार है। इसमें विवाह के अनेक रूप प्रचलित हैं। परिवीक्षा विवाह, इस प्रकार के विवाह में लड़के व लड़की को विवाह के कुछ समय स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। पहले यदि दोनों का स्वभाव एक दूसरे के अनुरूप होता है तो उनका विवाह करा दिया जाता है। यदि दोनों का स्वभाव प्रतिकूल आता है तो लड़का लड़की के पिता का हर्जाना देकर संबंध मुक्त हो सकता है, लेकिन लड़की के गर्भवती होने की दशा में विवाह करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार के विवाह कुकी जयंतियाँ तथा दालुलुम्ब जनजातियों में पाया जाता है। तो ऐसे विवाह वहाँ पाए जाते हैं। जैसा कि आज आप देख सकते हैं वर्तमान टाइम में प्री वेडिंग शूट होता है। किसी अपनी एक लड़का और एक लड़की जिसके वैवाहिक संबंध स्थापित होने हैं, वो एक दूसरे की शैली को समझ पाए, एक दूसरे का रहन सहन और व्यवहार को समझ पाए, इसलिए प्री वेडिंग शूट होता है। और यहाँ रही बात गर्भवती होने की, तो इस दशा में करना अनिवार्य होगा, जैसा भी वो लोग अपना समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हरण विवाह। इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। मैक्लेनन का मत है कि उद्विकाशीय क्रम में विवाह का सर्वोत्तम तरीका हरण विवाह ही था। किसके? मैक्लेनन का मत है कि उद्विकासीय क्रम में विवाह का सर्वोत्तम तरीका हरण विवाह ही था। इसको आप नोट डाउन करिएगा कि मैक्लेनन के अनुसार उद्विकासीय क्रम में विवाह का सर्वोत्तम तरीका कौन सा था, तो आप बताएंगे हरण विवाह था। इस प्रकार का विवाह नागा, कौन सी जनजाति में? नागा में, भील में, गोंड में, हो में, मुंडा में, खरिया में, संथाल में, बीरहुर में, भूमिज में पाया जाता है। अब बात करेंगे परीक्षा विवाह की। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें खरा उतरने पर रोषमुखी किसी एक कन्या से विवाह कर सकता है। इतना ही पूछा जाएगा। इस विवाह को भील लोग परीक्षा विवाह को गोल गधेड़ों कहते हैं। खासी लोग परीक्षा विवाह को लुइया सुइया कहते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर, लुइया सुइया कहते हैं। और लंबोदर लोग परीक्षा विवाह को मांगा पंडनम कहते हैं। वहीं अधिक से अधिक नरमुंड लटकाने वालों को बहादुर समझा जाता है। क्रय विवाह, इस प्रकार के विवाह में वधू मूल्य चुकाना पड़ता है। यौन क्रय द्वारा वधू को प्राप्त किया जाता है, यानी क्रय द्वारा वधू को प्राप्त किया जाता है। कई समाजों में ये मूल्य सिर्फ दिखावे के रूप में लिया जाता है, उससे अधिक धन तो दूल्हे को दहेज के रूप में दे दिया जाता है। भारत में लगभग सभी जनजातियों में वधू मूल्य पाया जाता है। जो आपके भारत में जनजातियां हैं उसमें क्या होता है, लगभग वधू मूल्य पाया जाता है, मोस्टली पाया जाता है। सही बात, दहेज के रूप में लोग ले लेते हैं। थारू तथा भील में दहेज रूप नहीं, वधू मूल्य पाया जाता है, मतलब लड़की पक्ष को। थारू तथा भील में तीर कमान देकर वधू को प्राप्त कर सकते हैं। थारू और भील जनजाति जो है इसमें तीर कमान देकर के वधू को आप प्राप्त कर लेते हैं। सेवा विवाह, वधू मूल्य को चुकाने का एक तरीका यह भी है कि दामाद अपने सास ससुर की सेवा करे और उसके बदले में उसकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त कर सके। ये प्रथा सेवा विवाह कहाँ होता है, किस जनजाति में होता है, तो गोंड में, बैगा में, बीरहोर में, चुकची में, हिदात्सा में, किरचाप में पाई जाती है। गोंड लोग ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, लामा नाई कहते हैं। गोंड लोग ऐसे व्यक्ति को नामा लाई कहते हैं, लामा नाई कहते हैं। बैगा लोग ऐसे व्यक्ति को लाम सेना गहरिया कहते हैं। इसको आप नोट डाउन करिएगा कि गोंड लोग ऐसे व्यक्ति को लामा नाई तथा बैगा लोग ऐसे व्यक्ति को लाम सेना गहरिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करिएगा, पिन पॉइंट में कर लीजिएगा। विनिमय विवाह, विनिमय का मतलब होता है कि लेना देना। कुछ परिवार में वधू मूल्य से बचने के लिए दो परिवार आपस में स्त्री का लेन देन कर लेते हैं। ये प्रथा असोम की खासी को छोड़कर लगभग सभी जनजातियों में पाई जाती है। इस विवाह को आटा साटा विवाह कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आटा साटा विवाह किसे कहते हैं? विनिमय विवाह को कहते हैं। गोंड लोग विनिमय विवाह को दूध लौटावा विवाह कहते हैं। गोंड लोग विनिमय विवाह को क्या कहते हैं? तो दूध लौटावा विवाह कहते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट है सहपालन विवाह, सहपलायन विवाह। युवक युवती की सहमति के विवाह को सहपलायन विवाह कहते हैं। यह विवाह बिहार की हो जनजातियों, राजस्थान की भील जनजातियों में पाया जाता है। हो राजी खुशी विवाह कहते हैं।
हो इसे सैपलायन को राजी खुशी विवाह कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हठ विवाह, इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पर जबरन जाकर रहने लगती है और उसे उस समय तक वहाँ अपमान भी सहना पड़ता है जब तक लड़की के माता पिता उसे बहू के रूप में स्वीकार न करें। इस प्रकार का विवाह बीरहोर, हो, उरांव, कमार तथा मुंडा लोगों में पाया जाता है। हो ऐसे विवाह को अनादर कहते हैं, हो ऐसे विवाह को अनादर कहते हैं, और ऐसे विवाह को निर्वोलक कहते हैं। कमार ऐसे विवाह को पैठ तथा थारू घुसपैठ कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको किस में मिलेंगे? आने वाले प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। आप लोग यहाँ भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्या, एक बार नेक्स्ट फिर से बोलेंगे कि हठ विवाह को बीरहोर, हो, उरांव, कमार तथा मुंडा लोगों में पाया जाता है। ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? अनादर विवाह कहा जाता है। और ऐसे विवाह को निर्वोलक कहते हैं। अगर आप पीडीएफ में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरी वॉइस सुन करके नोट डाउन कर लीजिए। कमार ऐसे विवाह को पैठ तथा थारू घुसपैठ कहते हैं। कमार इसे पैठ और थारू जो है घुसपैठ कहते हैं। अब आता है पाटो विवाह। पाटो विवाह जनजातीय समाज में तलाकशुदा स्त्रियों को फिर से विवाह करने की अनुमति देता है। ऐसे विवाह के लिए वर द्वारा वधू के पुत्र पति को आधा मूल चुकाना पड़ता है, तो इसे पाटो विवाह कहते हैं। ये मध्य प्रदेश की कौरव जनजाति में पाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा पाटो विवाह कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश की कौरव जनजाति में पाया जाता है। आज का सेशन बस यहीं तक। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो।